मोमेंटम बता दिया था कि एल जो होता है वो क्या होगा, आई ओमेगा। और आपको ये भी पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क होता है। तो टॉर्क के बारे में हमने सारे मोमेंट बताए थे, जिसमें मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते थे। ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बताई थी। हमने एक टर्म यहीं पर आपको और बताना है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, ये मैंने बताया था कि एफ नेट जो होता है ये डीपी ओवर डी होता है, और किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होता है ये होता है dl ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी नेट टॉर्क कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, बताते हैं। लेकिन अभी अगर यहां पर आपको इस फॉर्मेट को अगर ओपन करना हो तो आप क्या करेंगे, टॉर्क या नेट टॉर्क की वैल्यू को लिख सकते हैं d ओवर डी टी, ऊपर से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका जो नेट टॉर्क है ये d ओवर डी टी, और L को हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को अभी आपको बताया था आई ओमेगा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। और जब ये लिख सकते हैं तो टाउ नेट को हम ये लिख सकते हैं, ये d ओवर डी टी। अब ये प्रोडक्ट का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हुआ, और प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, या ऐसे फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये लिखते हैं। या हम टाउ नेट को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई डी ओमेगा ओवर डी टी, और ये टर्म हम लिख सकते हैं जीरो। लेकिन ऐसा कब, इफ आई इज कांस्टेंट, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये कांस्टेंट है तो इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, जीरो, क्योंकि डी आई ओवर डी टी का चेंज क्या होगा, वो जीरो होगा, आई का चेंज, तो डी आई ओवर डी टी जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा में तो जीरो है। तो नेट वैल्यू जो इसकी आ जाएगी वो आप देख रहे हैं आ जाएगी आई इंटू डी ओमेगा ओवर डी टी, और डी ओमेगा ओवर डी टी को ही क्या लिखते हैं, डी ओमेगा ओवर डी टी को लिखते हैं अल्फा। ये मैंने आपको पढ़ाया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो नेट टॉर्क जो है ये आ जाएगा आपका आई इंटू अल्फा। तो किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो वो आई अल्फा होता है, जबकि किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर मास कांस्टेंट है तो नेट फोर्स होता है m इंटू ए। तो जहां पर लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में जहां पर फोर्स होता है वहीं पर रोटेशन में क्या यूज होता है, टॉर्क। जहां पर मास वाला टर्म यूज होता है यहाँ पर क्या यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जहां पर क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन यूज होता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यूज होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आई, देन इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अल्फा, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड टाउ इज द टॉर्क। ये टॉर्क है, ठीक है, नोट करिए इसे। तो नेट टॉर्क आपका ये हो जाएगा। अब कोई पार्टिकल अगर रोटेशन कर रहा है,
उसका एंगुलर मोमेंटम आपको पता हो गया कि आई ओमेगा होगा। उस पर लगने वाला नेट फोर्स अगर आपको नेट टॉर्क मालूम है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो आई अल्फा हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही है तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, ये आपको बताया है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे तो डिफरेंट रेडियाई में करते हैं, लेकिन उनका ओमेगा सबका क्या होता है, सेम होता है। यही तो प्रॉपर्टी है रोटेटरी मोशन की। सारे सर्कुलर मोशन करेंगे, मान लेते हैं ये M1 R1, ये R2 M2, ये M3 R3, इस तरीके से इसको हमने कह दिया कि ये Mn Rn, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। तो ये अगर क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं एक डिफरेंट रेडियाई में, सबका ओमेगा सेम होता है। तो मैंने बताया था कि इनकी लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो जाएगी, ये टेंजेंट के लॉन्ग v2, ये v3, इस तरीके से सब मोशन करेंगे। तो अगर इनके हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है। के क्या होता है, रोटेशन का होता है। और जो इनकी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² करके सबका सम होगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें, ये होगा हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² प्लस हाफ m3 v3² प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन अगर हम लिखना चाहें तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हाफ कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा m1 v1² प्लस m2 v2² प्लस m3 v3² डॉट डॉट डॉट, ये mn vn², इस तरीके से। और यहाँ पर ये चीज आप जानते हैं कि v लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो ये है, और ओमेगा सबका सेम है, v = r ओमेगा। तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं पूरे में, तो v की ओमेगा के टर्म्स में v की वैल्यू रख देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये तो हाफ हो जाएगा, ये m1 होगा, और v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी r1 ओमेगा, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी r2 ओमेगा, v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r3 ओमेगा, और bn लिखेंगे तो यहाँ rn लिखेंगे, ओमेगा दिख रहा है। तो यहां से आप ये देखेंगे कि m1 जो होगा v1 की वैल्यू रखेंगे तो ये r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा m2 r2² ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहां से पूरे में ओमेगा तो सेम है, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस में ये mn rn का स्क्वायर, और यही तो क्या है सिग्मा mr²। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, अगर रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे रोटेशन का, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो आप क्या पाएंगे, ये सब क्या है सिग्मा mr² ही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम अंदर में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा mr²। और सिग्मा mr² को ही क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये मैंने बताया है। तो के रोटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, यह काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे वहां जब कोई ट्रांसलेटिव मोशन करता था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, वो होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, और जब कोई रोटेटरी मोशन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये बातें हैं जो ध्यान रखनी है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम बता दिया आई ओमेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी बता दिया रोटेशन की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और नेट टॉर्क बता दिया आई अल्फा। अब इससे इसकी पूरी डायनेमिक्स हो जाएगी आपकी रोटेशन की। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां से थोड़ा सा टॉर्क के लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं कि नेट टॉर्क कहीं पर भी कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि R क्रॉस F लगाना है, क्यों भाई, टॉर्क को बताया R क्रॉस F या RF साइन थीटा, ये भी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। जैसे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क की बात करते हैं, जैसे बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये है कोई पॉइंट, और यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1 सपोज दैट, और ये फोर्स इधर लग रहा है, क्या है, ये कोई पोजीशन है, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, R1 है, और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो यहां क्या होता है कि टॉर्क जब बैलेंस होगा, क्योंकि रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क, और जब टॉर्क बैलेंस होगा तब ये क्या करेगा, नेट बैलेंस पे आएगा, अदरवाइज बैलेंसिंग नहीं होगी। और आप जो वेइंग मशीन या जो ये मैनुअल जिससे आप वेट मेजर करते हो, तो एक तरफ 1 किलोग्राम रखते हो तो दूसरी तरफ एग्जैक्ट 1 किलोग्राम कब आता है, जब यहां से और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम वेइंग उस पर तलते हैं। तो ये टॉर्क पे बेस्ड है, दोनों तरफ टॉर्क इक्वल हो जाता है। अब अगर यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू देखेंगे तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे ये नीचे की तरफ अगर फोर्स ज्यादा होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से इसमें रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। और रोटेट कैसे करेगा ये, मान लेते हैं कि इधर की तरफ जो टॉर्क लग रहा है उसको हम टाउ1 कह देते हैं, तो टाउ1 जो होगा वो होगा R क्रॉस F या RF साइन थीटा, और RF साइन थीटा में देखेंगे तो यहाँ साइन 90 है दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये हो जाएगा RF साइन 90 मतलब RF हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो R वेक्टर किधर है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, और F किधर है, इस तरफ है। तो हम जिसको जिससे क्रॉस करते हैं, मतलब R क्रॉस F करना है, तो जिसको क्रॉस करना होता है उसकी तरफ हम चारों फिंगर अपनी पैरेलल लगाते हैं, और जिसकी तरफ करना होता है उस पे उसकी तरफ क्या करते हैं, 4 फिंगर को कर्ल करते हैं। तो थंब क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसकी, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क की। तो यहाँ पर प्लस का के कैप में आ जाएगा टॉर्क, अगर इसके वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये प्लस का के कैप होगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम टाउ2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R2 क्रॉस F2, ये F1 होगा। तो R2 क्रॉस F को देखेंगे तो ये किधर होगा, आप देखेंगे तो ये R की डायरेक्शन इधर होगी, F की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर टाउ2 की डायरेक्शन, यहाँ भी साइन 90 होगा, बाकी चीजें सब सेम होंगी, तो ये R2 इंटू F हो जाएगा F2, इसकी डायरेक्शन माइनस ऑफ के कैप आएगी। ठीक है, अब ये वेक्टर के कैप मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। अब दो वेक्टर हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो a माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा टाउ नेट, वो क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है टाउ1 की, तो क्या हो जाएगा, नेट अंदर की तरफ आ जाएगा, मतलब इसका नेट सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा
सॉरी आउट बाहर की तरफ आ जाएगा, नेट सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा ये थोड़ा इधर की तरफ झुक जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो थोड़ा इधर की तरफ झुक जाएगा, और जब दोनों बराबर होके बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो क्या होगा, टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू हो जाएगा, और नेट टॉर्क फिर आ जाएगा 0। लेकिन नेट फोर्स 0 है तब वो इक्विलिब्रियम में होगा, नेट टॉर्क 0 हो या ना हो। तो आप यहां से ये पाएंगे कि नेट टॉर्क जो होगा वो टाउ वन प्लस टाउ टू का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ टाउ वन एंड टाउ टू। अब डिपेंड करता है, आप देख रहे हैं इनके बीच में थीटा क्या है, 180 है, 180 डिग्री का मतलब टाउ वन की वैल्यू क्या है, सॉरी डायरेक्शन आउटवर्ड है, टाउ टू की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, तो थीटा 180 है, तो फिर डायरेक्ट इनका अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना हो नेट टॉर्क का तो सीधे सीधे टाउ वन माइनस टाउ टू लिख देंगे, क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पी हो जाएगा उनका रिजल्टेंट, ये हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये नेट टॉर्क इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको करना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये नेट टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका हो जाएगा, तो कहीं से भी नेट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो और उसको आई ओमेगा के इक्वल कर सकते हो। समझ में आया? तो दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पर अब आपको लगानी है। जैसे वहां हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे तो नेट फोर्स 0 होता था, वैसे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो नेट टॉर्क 0 होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब अप्लाई होगा जब क्या होगा, नेट टॉर्क 0 हो जाए, टाउ नेट की वैल्यू 0 हो जाए, और जब टाउ नेट की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क होता क्या है, नेट टॉर्क dl over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसी नेट टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा आपका लार्ज चेंज के लिए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, और हमने कहा कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इसको हमने जब 0 रखा तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, या यहां से डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या हम इसी को ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एल होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, या यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एल फाइनल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल इनिशियल के। क्लियर? या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है तो उसका ये हो जाएगा आपका I1, सॉरी फाइनल को हम I2 लिख देते हैं, इसको ओमेगा 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा I1 और ओमेगा 1। एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होता है ना, तो ये कंजर्व होगा। बाकी ये आपका M1 R1 B1 MBR जो आप लिखते हो ये तो होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M2 B2 R2 के, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस भी एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है और उस एक्सिस पर क्या है, उस पॉइंट पर अगर आपको नेट फोर्स 0 सॉरी नेट टॉर्क 0 दिख रहा है, देन आप आसानी से वहां पर क्या लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। कहीं पर भी अगर आपको क्या लग रहा है कि नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो और वहां पर आपको नेट टॉर्क 0 लग रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, सीधे सीधे ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी आपसे कहा जाता है कि कोई
आदमी है वो क्या कर रहा है, या कोई गर्ल्स है वो अपना आर्म खोल के एक बार रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, ऐसे ऐसे करके रोटेट करिए, घूम रही है जैसे घूमते हैं बच्चे। और उसके बाद अचानक से अपना हाथ क्या कर लेती है, ये फोल्ड कर लेती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, जेंटली वो फोल्ड कर लेती है, तो टॉर्क चेंज नहीं होता, जो मतलब टॉर्क क्या होता है उसकी वैल्यू जीरो है, कॉन्स्टेंटली अगर ये मूव कर रही है। तो आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद पहला एप्लीकेशन, तो ये बहुत पूछा जाता है, 90% क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाते हैं तो उसमें मैंने जो वॉच करा है वो देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे होते हैं। और वर्क और एनर्जी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें भी मैंने ये महसूस करा है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम पर पूछे जाते हैं। मतलब वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपको मैंने वर्क पर एनर्जी में पढ़ाया है। और जब यहाँ पूछे जाते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से होती है। इसके बाद जैसे वहां कोलिजन वगैरह की बात करते थे, यहाँ भी क्या करते हैं, रोटेट करते हुए कोई चीज कोलाइड कर सकती है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर और ध्यान रखना आपको, रोटेशन ऑफ रॉड की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशन ऑफ रॉड या कोई भी चीज जैसे रखी हुई है और वो फ्रीली है, सस्पेंडेड है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, तो कोई भी फ्री बॉडी अगर है और उस पर कहीं से भी आप नेट टॉर्क लगाते हो, जैसे ये रॉड पड़ी हुई है, इसका ये नेचर होता है कि अगर आप इसको कहीं से इस तरीके से अगर बीचों बीच से फोर्स लगा के इसको ऐसे इंपल्सिव फोर्स लगा के प्रेस कर देते हैं, तब तो ये ऐसे ट्रांसलेटिव मोशन करती हुई आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर इसके सेंटर ऑफ मास से हट करके आपने कहीं भी फोर्स लगा दिया, जैसे यहां लगा दिया या यहां लगा दिया, कहीं पर भी फोर्स लगा दिया, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगती है जब तक कि फ्री हो। अगर ये हिंज है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये यहां से क्या है, ये हिंज है, यहां से ये पॉइंट ये लटकी हुई है, तो ये लटकी होगी, तब आप फोर्स कहीं से भी लगाएंगे एक्सेप्ट दिस एक्सिस, फिर ये इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी ऐसे ऐसे। ये छोड़ देंगे तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा mg, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, तो टॉर्क mg इंटू r लगने लगा, और ये क्या कर देगा इसको, इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा r क्रॉस f, और f की जगह mg रखेंगे, तो ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगी ऐसे इस तरीके से रोटेट करके। क्यों, क्योंकि यहां से ये हिंज है, हिंज का मतलब समझते हो ना, कब्जे से ऐसे, यहां से ऐसे है, अब ऐसे से आपने छोड़ा तो अपने वेट की वजह से ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे मेरे हाथ पे रखी हुई है, तब अगर इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ मास, हम कहीं भी मारते हैं, ये बॉडी फ्री है, तो ये क्या करेगी, अपने रोटेट करते हुए आगे भी बढ़ सकती है, ट्रांसलेटिव भी मोशन करेगी, नेट फोर्स लग रहा है तो। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये होगी कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये होगा। ठीक है ना, जब तक कि हम जबरदस्ती इसको हिंज ना करें, और कहीं से जब फ्री अगर है वो, और फ्री बॉडी पे कहीं से भी फोर्स लगे और उसमें टॉर्क डेवलप हो रहा है, देन दैट टॉर्क रोटेट द एनी फ्री बॉडी फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से क्या करेगा, रोटेट कराएगा। क्लियर, ये टर्म समझ आ रहा है। अब अगर जैसे कोई ये रॉड है ऐसे और इस तरीके से, और ये ऐसे रखी हुई है,
एस, ये एक्स है, ये वाई है, ये एंगल हम थीटा मान ले रहे हैं, और ये पूरा लेंथ है रॉड की। तो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड लगेगा, तो इस पे वेट फोर्स mg डाउन, और ये दो पॉइंट पे कांटेक्ट बना रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पर, और ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये दो नॉर्मल लगेंगे, ठीक है। और जब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, एक रोटेशन की प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्या करेंगे, हाँ, उसी एक्सिस के अबाउट क्या कर देंगे, रोटेट करेंगे। तो जब ये उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि अगर हम इसके अबाउट इसको रोटेशन ऐसा रोटेट करता हुआ मानते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये टॉर्क, अरे समझ रहे हो ना, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा देंगे तो इस पे जो होगा वो टॉर्क लगेगा, वो रोटेट कराएगा। या अगर ये एक्सिस इससे पास हो रही है इस पॉइंट से, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से ही अगर एक्सिस पास हो रही है, इसकी वजह से नेट टॉर्क इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी नहीं तो टॉर्क होगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी का टर्म बताओ। ये मान लेते हैं कि किसी वेलोसिटी va से ये आगे की तरफ खिसक रहा है पॉइंट, और ये vb से क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये va से इधर जा रहा है, ये vb से इधर जा रहा है, और नेट तो इसमें रोटेशन की प्रोबेबिलिटी है। और जब कोई भी रॉड कंप्लीटली रोटेट कर रही है तो उसका हर जगह ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, तो एक तो यही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि यहां से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि v = r ओमेगा होता है। तो अगर ये इधर की तरफ रोटेट कर रही है तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, मतलब ये वेलोसिटी है तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और यहां से अगर ये रोटेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ओमेगा हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बी वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी है, इसको हमने क्या लिख दिया, आरबी। और ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हमने क्या लिख दिया, आर ए। तो आपका जो ये ओमेगा ए होगा इस पॉइंट पे, ये क्या होगा, बी अपान जो ओमेगा होता है, ये बी ए होगा, ये आर ए इंटू ओमेगा होगा, और जो बी बी होगा ये क्या होगा, आर बी इंटू ओमेगा होगा। क्योंकि ओमेगा तो क्या है, इक्वल है, ओमेगा इक्वल होता है, तो ओमेगा यहां से क्या होगा, बी ए अपान आर ए, यही तो होगा। और ओमेगा क्या होगा, बी बी अपान आर बी। तो यहां से ओमेगा ए और ओमेगा बी क्या है, सॉरी, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम बी ए अपान बी बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए अपान बी बी को, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि बी ए अपान आर ए जो होगा ये हो जाएगा बी बी अपान आर बी। तो यहां से बी ए और बी बी में रिलेशन आ जाएगा, बी ए अपान बी बी इक्वल टू आर ए अपान आर बी। अब आर ए और आर बी है कितने, अगर इसको चेक करते हैं तो यहां से ये देखोगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है और ये इतना l/2 है, अरे पूरा l है, कितना l/2 होगा, तो ये l/2 cos थीटा होगा। और अगर इसको देखेंगे तो ये जो ये l/2 cos थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, l/2 sin थीटा हो जाएगा। तो ये आर ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, l/2 sin थीटा, और जो आर बी होगा ये कितना हो जाएगा, l/2 cos थीटा। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं
तो यहां से आप क्या पा जाएंगे कि बी ए अपॉन बी बी जो आ जाएगा ये हो जाएगा, आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा, और आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2 कॉस थीटा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो बी ए अपॉन बी बी की वैल्यू है ये tan थीटा आ जाएगा, या हम बी ए को क्या लिख सकते हैं बी बी tan थीटा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो अगर बी ए मालूम है तो बी बी बता सकते हैं, इनके बीच का एंगल मालूम है तो किस तरीके से ये गिर रही है आपसे बताएगा कि ये अगर 45 डिग्री थीटा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से रॉड ये एंड इसका आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो वाला एंड कितने से नीचे आएगा। तो पहली चीज तो क्या आएगा, ये बी ए इक्वल टू बी बी tan थीटा लगाएंगे। तो बी ए इक्वल टू बी बी tan थीटा अगर लगाते हैं तो आप ये पाएंगे कि बी बी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो बी ए अगर 5 दिया हुआ है, tan क्या हो जाएगा 45, tan 45 1, मतलब उसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी। और दूसरा इसके और भी तमाम तरीके कि हम कंस्टेंट के अबाउट क्या कर लें, नेट वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लें, लेकिन ये इसको नोट करिए, फिर और तरीके भी समझाते हैं आपको। हो गया। दूसरे तरीके से इसको और हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो ये कि इसको हम फिर से फिगर को बनाते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये एक रॉड है, ठीक है, और ये एंगल क्या है थीटा है, ये इसका सेंटर, ये पूरी लेंथ इसकी क्या है L है, इसको हमने x कह दिया और इसको हमने y। तो आप एक चीज तो ये समझ पा रहे होगे, हमको मान लेते हैं बी ए और बी बी में रिलेशन निकालना है, ये बी बी एंड नीचे के इस तरफ से आता है, तो L तो क्या होगी, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, अरे लेंथ थोड़ी चेंज होगी, लेंथ तो जो है वो होती रहेगी। आप देखेंगे जैसे जैसे ये रॉड नीचे की तरफ गिरेगी तो ये वैल्यू घटती जाएगी टाइम के साथ, और ये वाली वैल्यू जब ये इधर आगे की तरफ खिसकेगी तो क्या होगा, आप देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसमें और फ्लैटनेस आएगी, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू घट रही है और x की वैल्यू क्या कर रही है, ये बढ़ रही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आप बोलेंगे कि सर ये जो x और y और इनका रिलेशन है वो ये होगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये होगा। लेकिन इसमें y कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही होगी और x कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो d ओवर dt x स्क्वायर प्लस d ओवर dt y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, L स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x dx ओवर dt प्लस 2 टाइम्स y dy ओवर dt, और ये तो 0 हो ही जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैंने पहले ही लिख दिया था, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या पाएंगे कि 2x dx ओवर dt क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ x बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स y dy बाई dt का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ y, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ v हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से 2x va क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स 2y vb, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां से vb क्या आ जाएगा, ये vb हो जाएगा, इधर ये va रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, ये सॉरी va, हाँ अगर vb को हमको निकालना है या va को निकालना है तो va को पहले देख लेते हैं,
वी ए हो जाएगा माइनस टाइम्स 2y अपॉन 2x इंटू वी बी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स इंटू वी बी। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करता है, y डिक्रीज करता है और x क्या करता है, बढ़ता है। तो ये वैल्यू घटेगी, ये बढ़ेगी, तो आगे ये प्रोपोर्शन के लिए नेगेटिव लगा होता है। ठीक है, ये इस बात को बता रहा है। अदरवाइज हम वी ए को क्या लिख सकते हैं, वी ए को लिख सकते हैं, अगर मॉड की केवल बात करें तो ये y बाई एक्स इंटू वी बी, और y बाई एक्स का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा y बाई एक्स। तो यहां से हम वी ए को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू वी बी। बात आ रही समझ में? तो किसी भी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से, नोट कर लीजिए। तो ये रोटेशन में आपको रोटेशन ऑफ द रॉड हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक के अंदर जब हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताई थी, तो उसमें एक टर्म रेडियस ऑफ gyration होता है। हाँ, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के लिए हमने बताया था अलग अलग थियरी लगा करके। तो जो रेडियस ऑफ gyration होती है, इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? k से। और इसमें जो रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और रेडियस ऑफ gyration में, वो ये होता है कि I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। तो यहां से रेडियस ऑफ gyration क्या हो जाएगी, I अपॉन m, या रेडियस ऑफ gyration क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट I अपॉन m। ये होता है आपका रेडियस ऑफ gyration। जैसे अगर आपसे हमने कहा कि कोई सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, तो इस सर्कुलर रिंग में इस सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। अगर इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, देन इट विल बी एम आर स्क्वायर। और अगर आपको यहां से इसका रेडियस ऑफ gyration चाहिए इसके अबाउट, तो इसका जो रेडियस ऑफ gyration होगा, आप इसी आई सी को किसके इक्वल लिख देंगे, एम के स्क्वायर के। तो यहां से आई सी तो है एम आर स्क्वायर, और यहां ये हो जाएगा एम के स्क्वायर। तो आप क्या पाएंगे कि m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो k हो जाएगा r के। तो इसके केस में रेडियस ऑफ gyration सीधे सीधे किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल हो गई। लेकिन अगर यही हम आपसे कहें कि कोई सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, कोई सॉलिड स्फीयर है, और इसकी एक्सिस इसके सेंटर से पास करती है, तब इसका रेडियस ऑफ gyration क्या होगा। तो आप कहेंगे उस समय तो पहली चीज तो ये सॉलिड स्फीयर है, जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 255 mr स्क्वायर, और ये जो 2/5 mr स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, m के स्क्वायर के। तो m से m कैंसिल होगा, तो यहां से आपकी जो रेडियस ऑफ gyration होगी वो हो जाएगी 2/5 r स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r तो स्क्वायर रूट से बाहर चला आएगा, स्क्वायर रूट 2/5। समझ में आ रहा है रेडियस ऑफ gyration किसी चीज की कैसे निकालेंगे, अगर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तब। इसको भी नोट कर लो। इतना कर लो, फिर नेक्स्ट टर्म पे बताते हैं आगे।